भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन में ये तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो युवा होते ही बहुत अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे राज्य की राजनीति और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संगठन में भी बहुत अच्छा काम किया, पार्टी को बहुत मजबूत किया अपने दौर में, और अब जब सरकार में है तो सरकार में भी एक बड़े चेहरे बनकर के सामने आ रहे हैं। ये ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र में भी उतने ही लोकप्रिय हैं, नई नई चीजें करते रहते हैं, गुलदस्ते लेने से परहेज करते हैं, चाहते हैं उन्हें किताबें दी जाएं, और बच्चों को भी पढ़ाने में उनकी संस्था और वो खुद आगे रहते हैं। उनकी पत्नी भी उसी काम में, जिनका नाम शेफाली है, वो भी उसी काम में आगे रहती हैं। और तो और ये सांसदों के बीच भी लोकप्रिय इसलिए भी है कि इन्होंने अपना एक समूह बना रखा है जिससे खुद उनकी सेहत पे भी ध्यान रखते हैं और बाकी उनकी दिक्कतों, आपसी बातचीत पे भी खूब चर्चा करते रहते हैं। नाम इनका है अनुराग ठाकुर। वित्त राज्य मंत्री हैं, 4 बार लगातार इतनी कम उम्र में लोकसभा के सांसद हैं और अपनी भाषा से, अपनी शैली से काफी लोगों को प्रभावित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला। बहुत आभार। अब जब किसानों से बातचीत लगभग पिछली बार काफी कुछ हल हो चुके हैं उनकी समस्याओं को लेकर के, और अब अंतिम कहा जाना चाहिए आखिरी दौर की बातचीत अब बिल्कुल सन्निकट है, तो कहाँ मामला फंस रहा है? सरकार से क्या विचार रख रही है? किसान इसको कहाँ नहीं मानने को क्यों जिद है उनमें? इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार अक्कू जी, पहले आपको और आपकी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पाठकों को नववर्ष की बहुत बधाई। मोदी सरकार किसान हितैषी है और किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए बहुत कदम उठाए हैं। कृषि मंत्रालय का नाम साथ में किसान कल्याण मंत्रालय जोड़ा और बहुत सारे कदम किसानों के कल्याण के लिए भी हमने उठाए हैं। अगर आप देखेंगे, कांग्रेस ने 3,75,000 करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद के लिए 5 वर्ष में खर्च किया। हमने 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 5 साल में खर्च किया। ये 2.5 गुना से ज्यादा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लेकर आए, 14,000 करोड़ प्रीमियम किसानों ने दिया, लेकिन बदले में 70,000 करोड़ का मुआवजा किसानों को मिला है। वहीं पर गेहूं की खरीद 73% बढ़ी तो धान की खरीद 114% बढ़ी है। और तो और गेहूं और धान की एमएसपी का मूल्य 43% ज्यादा बढ़ा और दलहन तिलहन के 70 से 75% ज्यादा बढ़े। ये मोदी सरकार ने किया है। और अब हम 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में खर्च करने जा रहे हैं ताकि उनको भंडारण की क्षमता मिले, रेफ्रिजरेटेड ट्रेन मिले, देश भर में माल जा सके। एक और मैं यहां पर बस बात कहना चाहूंगा, तीनों बिल किसानों के हित में है। इसमें कहा गया है कि किसान अब स्वतंत्र है देश में कहीं भी अपनी फसल को बेचने के लिए, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दाम पर किसी भी स्थान पर, जो पहले नहीं था। वो अपनी स्थानीय मंडी में भी बेच सकता है, मंडी से बाहर भी बेच सकता है, तो मंडी खत्म होने नहीं जा रही। दूसरा, वो अपनी जमीन को ठेके पे भी दे सकता है। अगर ठेके पे देता है तो ठेके पे लेने वाले को केवल फसल की बुआई और कटाई करने का अधिकार है, जमीन का कोई अधिकार नहीं। जमीन का मालिकाना हक केवल किसान का रहेगा। हमने किसानों से बातचीत जारी रखी है और मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस समस्या का हल करेंगे, क्योंकि देश भर का किसान इससे खुश है। जो कुछ किसानों के मन में भ्रम है, हम इसको भी दूर करेंगे। ये बात तय है कि जो जमीन को लेकर के आपने कहा कि उसमें किसी और का हक नहीं हो जाएगा, खेती बुनाई या जो स्थायी स्ट्रक्चर होगा उसको भी रखने या हटाने का उसी का काम होगा। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, और ये अफवाह फैलाई गई कि जमीन भी ले ली जाएगी। अभी भी ऐसी बातें नारों में करते रहते हैं किसान, लेकिन वो नहीं है। अब मामला फंसता है एमएसपी को लेकर के। तो एमएसपी को लेकर के क्या दिक्कत है? सरकार अभी दे ही रही है एमएसपी, तो किसान इस बात पे लेकर के क्यों जोर डाल रहे हैं कि एमएसपी बाध्यकारी बनाई जाए, पक्की बनाई जाए? देखिए, मेरे पहले उत्तर में भी मैंने कहा था कि हमने कांग्रेस के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा एमएसपी दी। उन्होंने 3.25 लाख करोड़ खर्च किया, हमने 8 लाख करोड़ खर्च किया। हमने 43% गेहूं धान के दाम ज्यादा दिए
दलहन तिलहन के 65-70% दाम ज्यादा दिए। हमने खरीद भी दुगनी की कांग्रेस से ज्यादा। तो खत्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। एमएसपी जिस दाम पे खरीदा जाता, जो मिलता था, हमने उससे ज्यादा दिया है। और पहले भी प्रशासनिक प्रक्रिया थी, आज भी प्रशासनिक प्रक्रिया है। भविष्य के लिए हम लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं कि ये निरंतर जारी रहेगी। अब ये जब पहले की सरकारों से 2.5 गुना ज्यादा आपने खरीद की है, 2.5 गुना पैसा ज्यादा बांटा गया है, दिया गया है, तो अब क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे? आखिर इसके पीछे क्या कोई और ताकतें हैं या सिर्फ एक आंदोलन चलाने की नीयत है? क्या उसमें लगता है? देखिए, देश भर का किसान इससे बहुत खुश है, सभी बिलों से। उनको पता है कि क्रांतिकारी बिलें 30-40 वर्षों से इनका इंतजार था, कोई सरकार नहीं कर पाई। राहुल गांधी जी, अमरिंदर सिंह जी सब कहते रहे लेकिन कर नहीं पाए, लेकिन हमने करके दिखाया है। और हमने जो किया किसान के हित में किया है, इसीलिए इस पर हम टिके हुए हैं कि किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगे। 2022 तक उनकी आमदन को दुगना करने का हमने संकल्प लिया था। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी हमने लागू किया, लागत प्लस 50% हमने दिया, और एमएसपी को भी हमने जारी रखा है, आगे भी रखेंगे, लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, जैसा आपने कहा, वो एजेंडा दूसरा साथ में जोड़ रहे हैं। किसी ने बिजली का जोड़ दिया, किसी ने दूसरा जोड़ दिया, किसी ने तीसरा जोड़ दिया। केवल एमएसपी एक विषय था, आज 8 से 10 विषय और आ गए हैं। मेरा मानना केवल इतना है कि भोले भाले किसान के कंधों पर रखकर राजनीतिक बंदूक नहीं चलानी चाहिए। दो मांगे जो सरकार ने मांग ली है, खासतौर से पराली जलाने को लेकर के जो कानून था उसको लेकर के और बिजली को लेकर के, ये दोनों मांगे तो हो गई। अब एपीएमसी को भी लेकर के जो बात है वो भी लगभग मान ली जा रही है, लेकिन ये एक और बात कही जा रही है कि हम कानून वापस लेने पर ही जोर देंगे, किसान ये कह रहे हैं। तो क्या ये संभव लगता है कि कानून वापस लिए जाए? मुझे लगता है ये जो कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहते हैं, ये देश के बाकी किसानों के साथ अन्याय करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी का बयान 2014 का देखिए, उन्होंने कहा था हमने 11 यूपीए के मुख्यमंत्रियों से बात कर ली, सब लोग मंडी के बाहर की व्यवस्था भी देने के लिए तैयार हैं। अमरिंदर सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा। तो अब इनको सांप क्यों सूंघ गया? अब ये क्यों तैयार नहीं है? अब कौन सी ताकतें इनको रोक रही हैं? क्यों ये राजनीति कर रहे हैं? राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट का भाषण सुनिए, सोनिया गांधी जी की पब्लिक स्पीचेस सुनिए, सब में इन्होंने कहा कि हम मंडी के बाहर की व्यवस्था देंगे। हमने तो वो भी नहीं कहा, हमने कहा मंडी भी रहे और मंडी के अलावा भी व्यवस्था रहे। तो इसमें गुरेज किस बात का है? ये लोग केवल राजनीति करते हैं किसान के नाम पर। हम लोग किसान की आमदन को दुगना करना चाहते हैं, अगले 3-4 वर्षों में ये लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं किसान के नाम पर। जहां पर एपीएमसी भंग कर दी गई, जैसे बिहार ने बहुत पहले इसकी एपीएमसी भंग कर दी थी, लेकिन वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लोगों को, किसानों को नहीं मिल पा रहा और मजबूरन वो और राज्यों में आते हैं अपना फसल बेचने के लिए। तो अब तो वो मजबूरी मतलब आपने एक तरीके से कानूनी बाध्यता के तौर पर खत्म कर दिया कि अब आप कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि वहां पर क्यों नहीं एमएसपी मिल पाती रही है? इसके कारण कभी सोचे जरूर होंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जो एमएसपी है उसका 80% मिल पाता है, 90% मिल पाता है यूपी बिहार के किसानों को। मुझे लगता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा विषय है आज देश के बीच में, और इसको भी हमें समझना चाहिए। देश की रिक्वायरमेंट क्या है? पंजाब हरियाणा के किसानों ने बहुत बड़ी मांग पूरी की है गेहूं धान पैदा करके उस समय में, लेकिन आज समय की पुकार क्या है? दलहन तिलहन की कमी होती थी तो देश के किसानों ने, जैसे हमने एमएसपी के उसके दाम बढ़ाए, इंपोर्ट भी कम हुई, आयात कम हुआ है, भारत आत्मनिर्भर हुआ है, तो वो भी यहाँ के किसानों ने किया क्योंकि सरकार ने उस तरफ पहल की है। और इसीलिए शायद दालें जो विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आज हिंदुस्तान में उसकी पैदावार बढ़ी, तो हमारी सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अभी भी सरकार पर लगभग 8 अरब डॉलर का बोझ, 8 अरब रुपए का बोझ जो है, डॉलर नहीं रुपए का बोझ जो है वो जो बाहरी देशों से मंगाने पर, खाद्यान्न मंगाने पर, तिलहन मंगाने पर, दाल मंगाने पर होता है। तो क्या उसको, उसके दिमाग में रखते हुए भी कुछ चीजें करने की सरकार कोशिश कर रही है? निश्चित तौर पर हमारा प्रयास यही है कि भारत आत्मनिर्भर हो, हर क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में तो अवश्य हो।
जब दुनिया के 138 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था, उनके पीने के पानी की व्यवस्था, उनकी बिजली की, उनके रहने की व्यवस्था, ये सब हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मोदी सरकार ने हर गांव तक बिजली, हर परिवार को बिजली, हर घर को शौचालय, हर घर को गैस का कनेक्शन, ये शायद संभव नहीं था, मोदी जी ने करके दिया है। और अब हर गरीब को पक्का मकान बनाकर हम 2022 तक दे देंगे, और 2 करोड़ लोगों को हमने बनाकर दे दिया। तो हम लोग एक बड़े टारगेट ओरिएंटेड तरीके से चलते हैं, टारगेट तय करते हैं, टाइमलाइन तय करते हैं और उसको अचीव करने का काम करते हैं। जी, अगर किसानों की आंदोलन को छोड़ दिया जाए तो क्या, क्योंकि आप वित्त मंत्री भी हैं, वित्त मंत्रालय का प्रभाग भी देखते हैं, तो क्या किसानों को बजट में कुछ और अतिरिक्त सहायता या सुविधा मिलने की संभावना हो सकती है? देखिए, देश के किसानों के लिए तो हम लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे आपदा के समय भी हमने अवसर ढूंढे, हमने किसानों के पास जो पशुधन है उसके लिए 13,453 करोड़ रुपया मंजूर किया, मुंह पका खुर पका बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। 15,000 करोड़ रुपया दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने मंजूर किया, 20,000 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया मछली उत्पादन के लिए। ये सब किसान और मछुआरों से जुड़ी हुई बातें हैं। 1 लाख करोड़ रुपया हमने तय किया है 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे किसानों को, ताकि उनको भंडारण की क्षमता मिल सके, उनका अनाज सड़े गले ना। तो ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि 40-50% माल खराब हो जाता है, पेरिशेबल गुड्स जो है। इसी तरह से हमने किसानों को 2.5 करोड़ किसानों को जो बच गए थे उनको किसान क्रेडिट कार्ड नए बना कर दिए केवल 3 महीनों के अंदर, और 2 लाख करोड़ रुपया भी उनको बैंकों के माध्यम से दिलाया। तो हम तो लगातार किसानों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत हम सोलर पंप्स किसानों को लगा कर दे रहे हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड हमने किसानों को बनाकर दे दिए। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों को ब्याज भी कम हम कर रहे हैं और किसानों की आय बढ़ाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। युवाओं को लेकर के काफी समस्याएं रही हैं। अभी कोरोना काल, उसके बाद नौकरी छोड़ना और फिर उसके बाद नौकरी मुश्किल से मिलना। क्या इस बार बजट में बेरोजगार युवकों को के लिए भी कोई अतिरिक्त रूप से ध्यान देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, देश में एक तो स्किलिंग की बहुत आवश्यकता है, शिक्षा में और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में बहुत अंतर है। नई शिक्षा नीति उसकी भरपाई करेगी, उस गैप को कम करेगी, ये मेरा मानना है। दूसरा, हमने स्किलिंग करोड़ों लोगों को प्रतिवर्ष करने का काम शुरू किया है, लेकिन आपदा ने बताया है कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, स्किल्स को रीस्किल करना पड़ेगा, ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकें। और दुनिया भर का सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स हमें भारत को बनाना है। वी शुड बी द लार्जेस्ट वर्कफोर्स ग्लोबली, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। नए रोजगार के अवसर हो तो हमने इंडस्ट्री को, जो नई इंडस्ट्री लगाएगा उसको केवल 15% टैक्स देना पड़ेगा। जो स्टार्टअप्स है उनको हमने बहुत सारे इंसेंटिव दिए, कई सालों तक इनकम टैक्स की छूट दी है। इसके साथ साथ उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट दी है। यही कारण है कि भारत, जो कहीं खड़ा नहीं होता था 5 सालों में, दुनिया भर के स्टार्टअप नेशंस में पहले 4 देशों में आया है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के युवाओं की उपलब्धि है। मोदी सरकार ने उसको दिशा देने का काम किया है, और आगे भी नई इंडस्ट्री लगे। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम कहीं नहीं थे, पिछले 5 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे नंबर के मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए। अब हमने एप्पल जैसी कंपनीज को भी हिंदुस्तान में 3-3 उनकी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाए हैं। इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसका लाभ मोबाइल कंपनीज उठाएंगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। दूसरा, हमने 10 सेक्टर ऐसे चुने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के साथ जोड़े हैं, जैसे फुटवेयर है, फर्नीचर है, ऑटोमोबाइल है, ऑटो पार्ट्स है, फार्मास्यूटिकल्स हैं। इस तरह की कंपनी, इस तरह के सेक्टर्स को हमने जोड़ा है, ताकि उसमें भारत दुनिया के पहले 2-3 देशों में आकर खड़ा हो जाए, और इससे हमारे यहां पर रोजगार की संभावनाएं और बढ़े। ये टारगेटेड अप्रोच है मोदी सरकार की, और इसको टाइमलाइन तय किया है कि इतने वर्षों तक आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलेगा, ताकि आप हिंदुस्तान को दुनिया के पहले 3 देशों में लाकर खड़ा कर दें। ये बहुत बड़ा बदलाव है कुछ ही देश में देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में जिस तरीके से उद्योगों पर काली छाया पड़ी, उसको देखते हुए क्या इस अभी काफी कुछ चीजें सुधरी भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ और उद्योगों के लिए रियायतें, उनको और कुछ सहायता देने की भी योजना चल रही है? देखिए, आपदा के समय जो हमने किया, रिस्ट्रक्चरिंग भी अलाउ की,
कंपनी ना बिके इसलिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को सस्पेंड करके रखा है 31 मार्च तक, ताकि कंपनियां बुरी हालत में बिके ना, बची रहें, कंपनियां बंद ना हो और चलती रहें। तो हमने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से बगैर किसी गारंटी के उद्योगों को देने का काम किया, जिसमें से लगभग 2 लाख करोड़ रुपया अब तक वितरित हो चुका है। और यही नहीं, इसके अलावा कैपिटल इन्फ्यूजन की बात की, इमरजेंसी के समय उनको कंपनियों को और पैसा, जो रियल एस्टेट की कंपनी थी उनको स्वामी फंड खड़ा करके दिया। ये सारे कदम जो थे उसी दिशा में थे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत सारे कदम उठाए और रिफॉर्म्स लेकर आए जो 1991 से ज्यादा हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है, स्पेस सेक्टर में है या कोल एंड माइनिंग में है। इतने बड़े रिफॉर्म्स 1991 में भी नहीं आए जो इस आपदा के समय मोदी जी लेकर आए। हमने जान भी बचाई और जहान को बचाने का काम भी किया। जीएसटी को लेकर के बड़ी बातें करी जा रही हैं। इस बार 1,15,000 करोड़ का एवर हमेशा का सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ है। तो क्या अब ये माना जाए जो जीडीपी -23 पॉइंट में थे नीचे, इस साल में प्लस में, पहले तो 23 को कवर करें और फिर प्लस में आ पाने के आसार हैं या कुछ और स्थितियां अभी दिख रही हैं? देखिए, जो दुनिया भर के देशों ने आज से 7 महीने पहले कहा था, उससे बिल्कुल मुकाबले में भारत ने बहुत अच्छा किया है। -23.9% जो विकास दर थी, उसको अब हमने पिछले 3 महीनों में अगर आपने देखा होगा तो -7% पे आए दूसरी तिमाही में। और अगर आप देखेंगे, सितंबर में 95,000 करोड़, अक्टूबर में 1,05,000 करोड़, 1,05,000 करोड़, फिर नवंबर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा, अब दिसंबर में 1,15,000 करोड़। ये अपने आप में दिखाता है कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भी हुई, 3 महीने लगातार 1 लाख करोड़ से ज्यादा भी गए। ये अपने आप दिखाता है अर्थव्यवस्था तेजी के साथ पटरी पर आ रही है और निश्चित तौर पर जिस और आप इशारा कर रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में जाने के लिए भी बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। एक सकारात्मक सोच चलती रहेगी और जैसे मोदी जी ने आज ही घोषणा की है 2 कोविड वैक्सीन की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है इससे देश के लोगों के मन में एक भरोसा भी होगा, जन जन को वैक्सीन भी मिलेगी और करोड़ों जिंदगियों को बचाने का काम भी किया जाएगा। एक तरफ से सरकार बैंकों का मर्जर कर रही है, इंश्योरेंस कंपनीज के मर्जर की घोषणा कर रही है, दूसरी तरफ जो है उद्योगपतियों को बैंक लगाने की या बैंकिंग के क्षेत्र में आने की अनुमति दी जा रही है। तो कहीं इसमें ये खतरा तो नहीं, जैसे कि विशेषज्ञ लगा रहे हैं कि कहीं उसमें ये तो नहीं होने जा रहा है कि वो पहले पैसा पब्लिक का जमा करे और वो उड़ जाए, पूरा खत्म हो जाए? देखिए, नहीं, बैंकिंग बहुत व्यवस्थित तरीके से चलती, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भी काम करते हैं, चाहे कोटक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या बाकी बैंक होंगे, तब भी प्राइवेट क्षेत्र में यस बैंक से लेके बहुत सारे बैंक हैं। बहुत सारे बैंक बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। एचडीएफसी सेकंड लार्जेस्ट बैंक है अगर देखा जाए तो कैसे वो भी चल रहे हैं, किसी ने पैसा नहीं निकाला, वहां पर पैसा किसका लगा है? हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स का भी लगा है तो दुनिया भर की कंपनीज का भी लगा है। इसी तरह से जब आप पारदर्शिता रखते हो और जवाबदेही इनकी तय करके रखते हो, सिस्टम क्रिएट करते हो, उनका ऑडिट होता है, तो ऐसे कोई पैसा नहीं निकाल सकता। और भारत जैसे देश में जहां अरबों खरबों रुपए का व्यापार होता है, वहां पर और बैंकों की आवश्यकता है। 138 करोड़ की जनता के हिसाब से बहुत कम बैंक हैं अभी भी, इसको और ज्यादा बैंक होने चाहिए, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में दोनों। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ताकत बढ़े, इसलिए हमने उनका मर्जर अमेलगमेशन की है, एक बैंक में 2-2 बैंकों को और जोड़ा है ताकि उनकी क्षमता बढ़े। मान लीजिए यूनियन बैंक है, उसमें देना बैंक आ गया या आंध्रा बैंक आ गया, तो कॉर्पोरेशन बैंक और ये आंध्रा बैंक आ गए तो उसकी क्षमता बढ़ गई। पीएनबी में 2 बैंक और जुड़ गए तो उनकी क्षमता और बढ़ गई। तो इससे क्या होगा, उनकी क्षमता बढ़ेगी तो लेन देन की क्षमता भी बढ़ेगी और व्यापार भी और बेहतर होगा और लोगों का पैसा भी सुरक्षित रहेगा। आपने सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब अप्रेंटिस अफसरों की भर्ती कर रही है। इस पर बहुत सारा विवाद सामने आया है कि अगर बैंक 3 साल के लिए करेगा, आगे नौकरी देगा कि नहीं देगा, और जो वेतन दे रही है, अप्रेंटिसशिप दे रही है, वो एक चपरासी के वेतन से भी कम है। तो इस पर सरकार का कुछ रुख है क्या? वो सही है या नहीं है? किस तरीके के काम कर रहे हैं वो? देखिए, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन इन सब विषयों पर चर्चा भी करती है, इसके सब लोग सदस्य भी हैं। और अगर आप देखेंगे, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी देश भर में लाखों काम कर रहे हैं।
तो बैंकिंग व्यवस्था को और नीचे तक सुदृढ़ करने के लिए इनका लगातार काम चल रहा है। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आगे भी और अच्छा चलेगा। और अप्रेंटिसशिप को लेकर अगर कोई चिंता के विषय होंगे तो निश्चित तौर पर एसबीआई को और इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को इसको जरूर दूर करना चाहिए, ताकि लोगों के मन में कोई इस तरह का संशय ना रहे। अब तो छोटे सवाल इसलिए क्योंकि आप राजनीति और अपने मंत्रालय के काम के अलावा भी बहुत सारे काम करते रहे हैं। जैसे अपने संसदीय क्षेत्र में आप कुछ अलग तरीके के काम कर रहे हैं, इसको कैसे आप मैनेज कर पाते हैं, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं? जबकि जैसे प्रधानमंत्री ने एक गांव की योजना की, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन आप अपने यहाँ बहुत सारे काम ऐसे करते रहे हैं। जैसे आप बताते हैं कि आप गुलदस्ता नहीं लेते हैं, किताबें लेते हैं, तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है, क्या करते हैं? देखिए, जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है। हम लोग प्रयास करते हैं ताकि किताबें इकट्ठी हो तो गरीब बच्चों में वो बांटी जा सके, उन लोगों के काम आए। मेरा मानना है द नेशन हु रीड्स द नेशन लीड्स। जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, और वो किताबें कहीं ना कहीं एक नहीं सैकड़ों बच्चों के काम आती हैं। पहली बात ये। दूसरा, कोई गुलदस्ता भी ले आए, हम बहुत ज्यादा उस पर विरोध नहीं करते। किसी किसान को भी लाभ मिलता है, लेकिन हम परहेज करते हैं। लेकिन तीसरी बात मैं कहूंगा, बहुत सारे ऐसे काम हमने शुरू किए। सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है, जिसको आप अस्पताल नाम से भी जानते हैं। ये चलते फिरते अस्पताल है, यानी कि हर रोज नई पंचायत में जाते हैं, डॉक्टर है, नर्स है, लैब टेक्नीशियन है। हमने पिछले 3 से कम सालों में 3,80,000 से ज्यादा लोगों की मुफ्त में जांच कर चुके हैं, दवाइयां दे चुके हैं। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम था। 3 गाड़ियों से शुरू किया था, 17 गाड़ियां चलाते हैं। और पहाड़ी राज्य में करके दिखाना, जो सरकारें भी नहीं कर पाई, हमने करके दिखाया, संस्था ने करके दिखाया। फिर जो मेधावी छात्र थे, हम उनको मेरा व्यक्तिगत जीवन में मानना है, मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे एक्सपोजर बहुत मिला दूसरे शहरों में, राज्यों में जाने का, तो बहुत कुछ सीखने का मिला, जो मेरे साथ अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी शायद वो एक्सपोजर नहीं मिला। तो मैं बच्चों को बाहर लेकर जाता हूँ, 200 के लगभग बच्चों को, जो टॉप 200 होते हैं, ताकि वो सीखें, जाने दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है। इसका बहुत लाभ उनको मिला है। इसके अलावा हमने नशों से दूर रखने के लिए बच्चों को सांसद खेल महाकुंभ करवाया। 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसमें भाग लिया, गांव से, पंचायतों से भाग लिया। तो हमारा प्रयास है युवा स्वस्थ रहे, मानसिक और शारीरिक तौर पर, क्योंकि ये देश का वर्तमान और भविष्य भी है। तो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जहां पे मन की इच्छा होती है, अपना दिल लगता है। मुझे लगता है राजनीति तो रोज करते हैं, लेकिन जो पद मिला है, इससे कुछ लोगों के जीवन में बदलाव लाए, उसका बहुत फर्क पड़ता है। आपकी श्रीमती जी शेफाली जो है, वो सांसदों की पत्नियों के साथ भी काफी काम करती रहती हैं, वो क्या करती हैं? हमारे यहाँ पर इनका कमल सखी मंच है, जहां पर सभी सांसदों की पत्नियां इकट्ठे मिलकर राजनीतिक चर्चा भी करती हैं। सामाजिक तौर पर कौन क्या क्या करता है, उस पर भी चर्चा करते हैं, और सरकार की नीतियों को भी नीचे तक कैसे लेकर जाएं, उसमें बहुत कुछ एक दूसरे से जानने का अवसर मिलता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अपने संसदीय क्षेत्र में मैंने प्रयास किया कि एम्स अस्पताल, पीजीआई अस्पताल, 2 मेडिकल कॉलेज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, फिर इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई केंद्रीय विद्यालय, ये सब लाने का प्रयास किया है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके लाभ मिले। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पनबिजली परियोजना जो कई वर्षों से, 15-20 वर्षों से रुकी थी, मैंने वो भी चालू करवाने के लिए उसकी मंजूरी करवा दी। प्रधानमंत्री जी उसका जल्द शिलान्यास भी करेंगे। तो कुछ ना कुछ करता रहता हूं, ताकि अपने क्षेत्र के लिए कुछ बड़ा भी कर सकूं और अनूठा भी कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना काम कर रहे हैं, और अन्य सांसद भी प्रेरणा लेकर के आगे काम करें, और आप भी उनसे, अगर वो अतिरिक्त काम कर रहे हैं तो उनसे आप भी सीख सकें। और सबसे अच्छी बात है कि आप इतने युवा होते हुए इतना आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार आपका कि आपने रवोज टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत की। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।